MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BA पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक प्राचीन सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। बड़ा महत्वपूर्ण है, ज्ञान की दृष्टि से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी। ये दृष्टिकोण है आदर्शवादी दृष्टिकोण। उससे पहले आप ये समझें कि दृष्टिकोण क्या होते हैं। दृष्टिकोण का आशय ये होता है, इसको आप अप्रोच कहते हैं अंग्रेजी में, कि आप किसी एक विश्वास को आधार मानते हुए अपने विचारों के श्रृंखला को या अपने अध्ययन के तरीके को या अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाते हैं। यानी इसकी जो जड़ है या इसकी जो नींव है वो एक विशिष्ट विश्वास है, एक बिलीव है। जहाँ तक आप शून्य में से नहीं पहुँचे हैं, बहुत सोच विचार के आप वहाँ तक पहुँचे और फिर उसके आगे आपने अपने विचार को आगे बढ़ाया है। जैसे यथार्थवादी दृष्टिकोण, आदर्शवादी दृष्टिकोण जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कपलान का खेल सिद्धांत, या इसके अलावा और भी कई सिद्धांत हैं, संचार सिद्धांत, ये सब आप पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे। तो आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, जो अप्रोच है, जो सिद्धांत हमने लिया है, वो है आदर्शवादी दृष्टिकोण। ये नया नहीं है। आप यदि देखें तो प्राचीन विचारकों के दर्शन में आपको आदर्शवाद दिखाई देगा, चाहे प्लेटो हों, अरस्तु हों, नए आधुनिक युग में आप कांट को ले सकते हैं, हीगल को ले सकते हैं। ये सब आदर्शवादी विचारकों की श्रृंखला है जो आपको दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप ये समझें, इसका जो आदर्श, जो हिसाब है, आदर्श है, इसका जो इसका बेस है, वो ये है कि ये इस बात को मान के चलता है कि आदर्शों की प्राप्ति के लिए राजनीति एक साधन है। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पूरी प्रक्रियाओं को एक साधन के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य है जन कल्याण और आदर्शवादी समाज की स्थापना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर। अब ये मूल रूप से हिंसा और अनैतिकता से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थापना करना चाहता है। यानी जिसमें वायलेंस नहीं हो, जो इथिकल हो, जिसके कुछ आइडियल्स हों, कुछ सार्वभौमिक नियम हों जिन्हें सब मानने को तत्पर हों, और हथियार तो इसमें बिल्कुल ना। इस आधार पर ये अपनी इस विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं। अब इनके कुछ वैचारिक आधार हैं, मैं एक एक करके आपको उनके सामने लेके चलता हूँ। पहला विचार है, ये हिंसा और अनैतिकता से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिकल्पना करते हैं। अब आप सभी 21वीं शताब्दी के बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, सैनिक हैं, विचारक हैं भविष्य के। आप इस बात को समझेंगे कि क्या वर्तमान समाज में अहिंसकता संभव है। याद रखिए, आप तथागत बुद्ध और महात्मा गांधी के देश के बच्चे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि शांति से कीमती कुछ नहीं है, और यही अवधारणा इस आदर्शवादी दृष्टिकोण की नींव की ईंट है कि शांति बेशकीमती है, कीमत से परे है, और हथियार रहेंगे तो अशांति भी होगी, युद्ध भी होंगे, संघर्ष भी होंगे, तनाव भी होंगे। तो ये कल्पना करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशुद्ध, अहिंसक और नैतिक मूल्यों से संपन्न रूप की। दूसरा बिंदु है संस्थावादी व विधिवादी दृष्टिकोण से प्रभावित। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। संस्थावादी अध्ययन और विधिवादी अध्ययन, ये आपने BA पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है, आपको पढ़े हुए 2 साल हो गए हैं। ये दृष्टिकोण ये कहता है कि अध्ययन या व्यवस्थाएं संस्थाओं के माध्यम से स्थापित की जाए, ना कि व्यक्तिगत माध्यमों से। और दूसरा विधिवादी,
नाम से स्पष्ट है कि नियम कायदे कानून या लॉ जिसको आप कहते हैं वो सार्वभौमिक हित में बनाए भी जाएं, कोशिश की जाए तो सर्वसम्मति से बने और फिर सब उसको मानने को तैयार हों। तीसरा बिंदु, ये बल देते हैं नैतिक सिद्धांतों पर। अब यहाँ इस चीज़ को आप यूँ लीजिए, नैतिकता व्यक्तिगत भी होती है, सामाजिक भी होती है, राष्ट्रीय भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय भी होती है। अभी आप देखें तो दुनिया के कई देशों के अंदर शरणार्थी समस्या आती है। एक देश के निवासी अपना देश छोड़कर किन्हीं भी हालात से भागने की, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो शरण में आपकी आ रहे हैं उनको आपको शरण देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये विषय यथार्थ पे आ जाता है। यदि आप देखें नैतिक दृष्टि से तो शरण देनी चाहिए, लेकिन यदि आप इसको देखें राजनीतिक दृष्टि से तो आप पाएंगे कई बार इसमें हिंसक तत्व भी छिपे होते हैं जो कि आपकी व्यवस्था को तोड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कल्पना करते हैं आदर्शवादी कि नैतिक सिद्धांत निर्मित की तो हैं ही, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। अगला बिंदु है, ये शक्ति राजनीति से पृथक्करण की बात करते हैं। जो पावर पॉलिटिक्स है, शक्ति की ओर आकर्षण, शक्ति पर कायम रहने की कोशिश, यदि कोई शक्ति में आपके समकक्ष आने का प्रयास कर रहा है तो उसको तोड़ने की कोशिश, व्यक्तिगत माध्यम से, समूहों के माध्यम से, सैनिक संगठनों के माध्यम से, ऐसे प्रयास जो आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज रोज देखते हैं। लेकिन ये सिद्धांत इस बात की वकालत नहीं करता। ये कहता है कि शक्ति राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एकदम पृथक रखना चाहिए, क्योंकि शक्ति के प्रति आकर्षण रहेगा तो प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। शुरुआत तो खेल के नियमों से होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई अंपायर नहीं है, कोई रेफरी नहीं है, कोई नियमों को तय करने वाला नहीं है, तो वो खेल के नियम कब सीमाओं को लांघ जाएं ऐसा आप नहीं कह सकते, और फिर ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और अंततः ये युद्ध और विनाश की ओर ही बढ़ेंगे। अगला बिंदु है, ये विश्व सरकार की पहली परिकल्पना है, जिसको आप कहते हैं आज की तारीख में ग्लोबल विलेज। ये टर्म कई बार इस्तेमाल में ली जाती है कि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया इतनी नज़दीक आ गई है कि पूरी दुनिया को एक गांव कहा जा सकता है, विश्वग्राम कह सकते हैं। इसकी शुरुआत इस सिद्धांत से हुई है। ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की कल्पना करते हैं कि एक ऐसा गवर्नेंस का सिस्टम हो, यानी कुछ ऐसे नियम कायदे कानून हो जिसको पूरी दुनिया के सभी देश माने, और यकीन मानिए वो तभी मान्य हो सकते हैं जब वो शांति पे आधारित हों। यदि आप संघर्ष की बात करेंगे, यदि आप शक्ति की बात करेंगे तो दुनिया के देश बराबर नहीं हैं। शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, तीनों दृष्टिकोणों से देशों की स्थितियां अलग अलग हैं। यदि आपने इस सिद्धांत की अनुपालना की तो दुनिया के देश लगभग बराबर हो सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण देकर मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र जब आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, महासभा के सदस्यों में हर राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है, चाहे वो दुनिया की महाशक्तियाँ हों या कोई बहुत छोटा सा देश। धन्यवाद।